Good morning student. This video is for standard 8 subject social science. तो हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के बारे में. The name of the chapter is What is around us, यानी कि हमारे आसपास क्या है. Dhanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, "What is land made up of?" यानी जो धनविन है वो अपने मदर के साथ गार्डन में घूम रहा है. तो चलते चलते सडनली उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लैंड है वो किसकी बनी हुई है. वो अपनी मदर से पूछता है कि जो हम लैंड पे चल रहे हैं वो लैंड किसकी बनी हुई. मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज द सोलार फैमिली. यानी कि वो उसकी मदर उसको बताती है कि क्या तुम सन को एवरीडे देख रहे हो ना, वो सन को भी एक, सूर्य को भी एक फैमिली है जिसका नाम है सोलार फैमिली. हम सबको पता है सन और उसके जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? सोलार फैमिली में. अवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. तो हमारा जो अर्थ है वो भी सोलर फैमिली की एक मेंबर है. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सन की सारी भी फैमिली मेम्बर्स है, जितने सोलर फैमिली, उसमें से सिर्फ अर्थ ही एक है कि जहाँ पे लीव करना, ज़िंदा रहना पॉसिबल है, जहाँ पे पानी है, टेम्परेचर है और सूटेबल एटमोसफियर है. जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बिन डिटैच्ड फ्रॉम द फॉर्म द सन आफ्टर द कलीजन इज अर्थ. तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो क्या है? अर्थ है वो सन का ही एक हिस्सा है जो कहीं एक बार कलीजन हुई. कलीजन मतलब टकराना. तो किसी टक्कर की वजह से सन में से डिटैच हो गए. डिटैच मतलब उसमें से निकल के दूर आया है. वो एक हिस्सा है सन का ही, जिसे हम अर्थ कहते हैं. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी जब ये हुआ था तब क्या हुआ था? इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायर बॉल. तो ऐसे एक आग का गोला था. दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. धीरे धीरे वो कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ. मैनी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म. तो पहले उसमें से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आर नॉन एज लिथोस्फीयर. तो यानी कि ये जो हिस्से में से जितनी भी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में हुई ट्रांसफ़र, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सिर्फ पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा लिथोस्फीयर है, कौन कौन सा स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड आर नॉन एज द हाइड्रोस्फीयर. जो लिक्विड में फॉर्म हो रहा है वो है हाइड्रोस्फीयर. द एलिमेंट्स विच transformed into gases came to be known as the atmosphere. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. तो हमारे पास बेसिकली कितने स्फीयर है? 4. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर जहाँ पे सारी चीज़ें सॉलिड है वो आएगी. हाइड्रोस्फीयर में जितनी भी लिक्विड फॉर्म में है, वाटर बॉडीज सारी वो आएगी. और एटमोस्फीयर में जितने भी गैसियस एलिमेंट्स है, एयर है, वो सब एटमोस्फीयर में आएगा. और ये तीनों एटमोस्फीयर के हेल्प की वजह से जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसे हम क्या बोलेंगे? जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर. इन दिस वे द 4 स्फीयर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. यानी ऐसे हमारी अर्थ पे 4 जो स्फीयर है वो एग्जिस्टेंस हुए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर. द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज़ नॉन एज लिथोस्फीयर. जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका फिगर दी गई है यहाँ पे, ये लिथोस्फीयर है. फिर ये बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में ऑलरेडी सारी चीज़ें आ जाती है. एटमोस्फीयर यानी जो हवा में है, और जो पानी है वो होता है हाइड्रोस्फीयर. और ये सारा मिलके ऐसे तो बायोस्फीयर बनता है. ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर. लिथोस्फीयर नाम कैसे हुआ? अभी देखो, लिथो का मतलब होता है रॉक, रॉक यानी पत्थर,
और स्फीयर मीन्स लेयर, यानी जो पत्थर का लेयर है, सपाटी है, उसे हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। तो जो हमारे अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है वो किससे बना हुआ है? रॉक और सॉइल से। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। तो जो अर्थ का 29% पोर्शन है वो किससे कवर किया गया है? लिथोस्फीयर से, यानी रॉक, सॉलिड मटेरियल, सॉइल, इससे कवर है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। तो वो 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक थिक यानी गाढ़ा है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी सब जगह ये सेम नहीं होती है उसकी थिकनेस। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर यानी अंदर का और एक्सटीरियर यानी बाहर का, डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स, और उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो भी सेम नहीं होते हैं। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक्स, और मोस्टली किससे बना हुआ होता है? सॉइल यानी मिट्टी, जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो, और रॉक्स यानी पत्थर से बना हुआ होता है। लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटियस, प्लांट्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। ये सारे जितने भी है वो क्या होता है? लिथोस्फीयर में आते हैं, जिस माउंटेन्स है, प्लेटियस है, सब। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मेल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। जैसे कि हम उसकी मिडल पार्ट में जाए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसके? अर्थ के। तो जो अर्थ के नीचे मतलब कि ज़मीन के अंदर सेंटर में जो मेल्टन रॉक्स है, जो पिघले हुए पत्थर है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर। अंदर भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो प्रेशर से बाहर निकलते हैं। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, और जो रॉक्स का जो प्रेशर है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, इक्वल होता है। इसीलिए द बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन, दोनों के बीच में बैलेंस रहता है। तो जो मैग्मा है वो अंदर का अंदर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो क्या हो सकता है? ज्वालामुखी, अब पता है ना, जो ज्वालामुखी है उसमें से लावा सारा बाहर निकलता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। तो ऊपर का जो क्रस्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो ब्रेक टूटता नहीं है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वॉल्केनो एरप्ट्स। यानी कि जब ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो ऊपर का जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब क्या है? पृथ्वी का पोपड़ा, तो वो टूट जाता है और वॉल्केनो है वो बाहर निकलता है, ज्वालामुखी फटता है। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? तो लिथोस्फीयर हमें कैसे यूजफुल है? वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर? अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम कंस्ट्रक्ट कहाँ पे करते? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक? पानी कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर फॉर फूड, एग्रीकल्चर हम कहाँ से करते हैं? मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? तो इसलिए लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नाउ सेकंड स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड component of the earth. It includes the oceans, seas, lakes, ponds and rivers and streams. जितने भी पानी से भरी हुई चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पे आएगी? हाइड्रोस्फीयर में। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा पानी वाला एरिया ज़्यादा है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो कितना था? 23% अराउंड था, और ये 71% है, जो क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशन। ओशन क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वाटर होता है, समुद्र। These oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. ये चार बड़े बड़े ओशन हैं। All these oceans are connected with each other. ये चारों एक दूसरे से साथ connected हैं। The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulfs, etc. तो जो ज़मीन से नज़दीक है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस, सीज, स्ट्रेट्स और गल्फ्स। The oceans on the earth are huge and deep. ओशंस कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा बड़े और डीप होते हैं। वैलीज कितनी होती है? विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड इन देयर बॉटम।
यानी कि जो समुंदर है उसके अंदर भी वैलीज होते हैं 10 से 11 किलोमीटर की। द ओशन बेड है सिमिलर फीचर, जो ओशन का बेड यानी कि सबसे नीचे का पार्ट है वो भी कैसा होता है, फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऊपर जैसे लिथोस्फीयर में जितने भी चीज़ें होती है जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटियस है, वास्ट प्लेन्स, वहाँ पे भी नीचे इतना होता है। ओशंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अभी देखो अर्थ पे जितना भी वाटर है उसमें से 97% कहाँ है, समुंदर में, और वो कैसा है, सॉल्टी। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर, उसमें से जो भी बचता है उसका जो थर्ड पार्ट है वो कहाँ पे ट्रैप्ड है, आइस कैप में और ग्लेशियरिश में। आइस कैप क्या होता है, जो बर्फ़ के पत्थर होते हैं वो, और ग्लेशियरिस क्या होती है, बर्फ़ की नदियाँ। एट पोल्स हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स, जो हिमालय में है। सम वाटर इज अक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोस इन द रिवर, कुछ वाटर है वो तालाब में होता है और कुछ पानी में मतलब नदियों में बहता है। सम इज स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर, और कुछ है वो ज़मीन में इकट्ठा हो रहा है एज अ ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ पोटेबल मतलब फिट टू ड्रिंक, यानी जिसे हम पी सकते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस, वो बहुत ही कम है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस, दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, यानी जो फ्रेश वाटर है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। क्यों, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली, यानी कि जो रेन से मॉइस्चर है, मतलब रेन बनती है तो वो किससे बनती है, उसके लिए जैसे हमें पता है इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, जो समुंदर है उसका पानी ऊपर जाता है बाफ बन के और वहाँ से क्लाउड्स क्रिएट होते हैं और फिर रेन आता है, वो फ्रेश वाटर होता है। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। As we have living organisms on the land, in the same way the seas and oceans have aquatic life inside them. यानी कि हमें सीज में से, समुद्र में से बहुत सारे केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस सब मिलते हैं, और जैसे हमारी पूरी एक अर्थ पे लाइफ है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग बर्ड्स है, अलग अलग इंसेक्ट्स है, वैसे ही एक पूरी एक्वेटिक लाइफ मतलब क्या होता है, जो समुंदर के अंदर की लाइफ है वो। The tremendous forces of waves, tides and currents of oceans are potential source for generating electricity. Besides this, oceans are also useful as waterways. तो यहाँ उसके जो वेव्स की जो ट्रेमेंडस फोर्स होती है, दरिया की जो समुद्र की जो लहरें है, उसका जो फोर्स है, जो उसमें टाइड्स आती है, भरती आती है, और उसके जो करंट्स क्रिएट होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है। और दूसरी अलग अलग तरह से ओशंस हमारी लाइफ में क्या है, वाटर वे, यानी ये कंट्री से दूसरी कंट्री हम जा सकते हैं, उसको एज अ पाथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर का यूज़ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्फीयर, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। द स्फीयर ऑफ एयर दैट wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ को चारों तरफ से जो घेरने वाला जो स्फीयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो कहाँ तक फैला हुआ है, जो अर्थ की सरफेस है उससे 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो हम उसको ऐसे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं वैसे देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उससे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खाली जगह, जिससे हमें पता है ना हवा को हम नहीं देख सकते, उसको टच नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर इज कम्पोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस। तो देखो अभी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक यानी धुआं, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, वो भी हवा में होते हैं। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, उसको स्मेल नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, और कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। इसमें सॉलिड एलिमेंट्स भी है, कुछ लिक्विड भी है और कुछ गैसियस भी है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैस। तो जो पूरा है एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो 1% बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये सारे, ओजोन, ये सारे गैसेस आते हैं। व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं
तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें से गैस की अमाउंट है वो कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, हैवी है, इसीलिए वो नीचे के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। ओजोन गैस कंप्राइजेस ऑफ अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन द एयर, एयर में ओजोन बहुत ही थोड़ा सा ही होता है। दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन। जैसे हम सबको पता है ओजोन क्या करता है, जो सूर्य के मतलब सन के जो अल्ट्रावायलेट रेस है उसको एब्जॉर्ब करता है और हमें उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। अगर ये ओजोन का लेयर नहीं होता तो ये डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर गिरते हैं और हमारी स्किन को जला भी सकते हैं। दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर इन दिस नियर द सी। तो वो ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, सुबह सुबह खुले ग्राउंड में ज़्यादा होता है और नियर द सी, और जो समुद्र के नज़दीक जो हवा होती है वहाँ पे ओजोन ज़्यादा होता है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा है। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो वाटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवापोरेट्स एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज़ नोन एज मॉइस्चर। तो जो पानी है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है और वो इवापोरेट होकर बनता है और किसके साथ मिक्स होता है, एयर के साथ, और क्या बन जाता है, मॉइस्चर यानी कि भेज। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो वेपर है वो कूल होके क्या बनता है, जैसे आपको पता है ना क्लाउड बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से ये सारे बनते हैं। The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities. तो ये जो एटमॉस्फेयर है जो जैसे चेंज होता है, हमारे कपड़े पहनना अलग हो जाता है, हमारे खाने पीने का टेस्ट अलग हो जाता है, खाना हम अलग अलग खाते हैं, कलर हम अलग पहनते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती है। मैनी डस्ट पार्टिकल जो मिट्टी के धूल के रचकन है वो एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। हाँ, सन रेज उनका स्प्रेडिंग मतलब वो हमें इतनी रोशनी क्लियर कैसे दिखाई देती है, ये डस्ट पार्टिकल की वजह से। इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइटर आफ्टर द सनराइज। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से ही हमें एकदम से सनराइज नहीं दिखाई देता और एकदम से सनसेट नहीं होता है। The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun। वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सन रेज को, इसकी वजह से हमें सनलाइट दिखती है। We are able to listen the sounds due to the presence of atmosphere। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम साउंड को सुन सकते हैं। That is why रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। तो उसकी वजह से ही रेडियो और दूरदर्शन का टेलीकास्ट पॉसिबल। नाउ हमारा लास्ट लेयर है, स्फीयर है, बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो ये जो हमारे तीनों पार्ट है जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लाइफ है, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। Biosphere is one of the important spheres on the Earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere। सब जगह पे लिथोस्फीयर है, कहीं पे हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमोस्फीयर है, लेकिन सभी जगह पे बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि दूसरे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे एटमोस्फीयर तो होता है लेकिन हमारी लाइफ के लिए वो सूटेबल नहीं होता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती है। अभी देखो बायोस्फीयर में क्या क्या आ सकता है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें आती है। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से हमें फूड्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशंस एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी लिविंग करने के लिए बेस है। अगर ये लिथोस्फीयर नहीं होता तो हमें फूड या वाटर, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो ही नहीं मिलती।
इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो कौन सी चीज़ें लिविंग है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये सारे नॉन लिविंग है। जैसे कि खड़क है, मतलब कि पॉन्ड है, रॉक है, रिवर्स है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? नॉन लिविंग। और जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये बायोस्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्फीयर। तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे ये स्फीयर्स पे क्या इफेक्ट होता है? ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट। हम हमारे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ह्यूमन एक्शन कोजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर्स। तो ये जो ह्यूमन एक्शन है वो डिफरेंट स्फीयर्स में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। कैसे? ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर इज थ्रेटन्ड, अभी उस पर खतरा है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग ऑफ मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड कॉजेज एन इम्बैलेंस। क्या कर रहे हैं हम? बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। हाँ, अंडरग्राउंड क्या हो रहा है? न्यूक्लियर का टेस्ट हो रहा है। फिर टू मच ड्रिलिंग ऑफ मिनरल, जो मिनरल है, खनिज तेल है, ऑयल है, उसे हम बहुत ही ज़्यादा निकाल रहे हैं ड्रिल करके। फिर ट्यूबवेल्स है, उसको भी एक्सेसिव ड्रिल किया जाता है। तो इससे लिथोस्फीयर का बैलेंस बिगड़ जाता है। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज़ अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट देम। तो विलेजेस, सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी कचरा है, वेस्ट है, हम सब वाटर बॉडी में डालते हैं, तो वो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं। द पोलर कैप्स नॉर्थर्न एंड साउदर्न हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। यानी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ पे जो नॉर्थ पोल में जो आइस है, बर्फ़ है, वो पिघल रही है। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ विच इज़ हाईली डेंजरियस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। क्या हो रहा है? जैसे कि कोई ऑयल है, ये जैसे मिनरल ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। किससे? थ्रू शिप में लिए जाते हैं। तो जो शिप है पूरा का पूरा एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है सी में, अगर वो स्पिल्ड हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई एक्सीडेंट होता है या तो कोई टूट जाता है, तो पूरा का पूरा ऑयल है, पूरा का पूरा पेट्रोल है, वो कहाँ पे गिर जाता है? पूरा का पूरा समुंदर में गिर जाता है। तो अब एज्यूम भी नहीं कर सकते हो वो कितना ज़्यादा पेट्रोल होता है एक साथ, कितने टन में होता है, क्विंटल में होता है। अगर कभी आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, पूरी की पूरी जो रिवर होती है इतनी लंबी, वो रिवर का कलर चेंज हो जाता है, बिगड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है, अंदर जितने भी मरीन एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेस है, उन सब की लाइफ है वो डेंजरियस हो जाती है, उन सबको हार्मफुल होता है। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस और व्हीकल्स पॉल्यूट एयर। तो जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है, पावर स्टेशन है, वहाँ से जो धुआं निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो हमारी हवा को पॉल्यूट करती है। द एरियाज विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। हाँ, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं व्हीकल्स, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। हाँ, और सामने से हम क्या कर रहे हैं? ट्रीज को भी कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम एब्जॉर्ब होता है, तो इसीलिए वो कहाँ पे रहता है? एटमॉस्फेयर में ही रहता है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन एयर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ता है तो उससे हीट भी बढ़ती है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द बायोस्फीयर। इसी तरह हम क्या करते हैं? बायोस्फीयर को अफेक्ट करते हैं। The nurturing links of the nature are endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere। यानी जो नर्चरिंग लिंक्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम कौन करता है? ट्रीज़ करते हैं ना। तो हम ट्रीज़ को ही क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो उसको हम अगर एंडेंजर्ड करेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, एनवायरनमेंट भी बिगड़ेगा और हमारा जो बायोस्फीयर है वो भी इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है जो हार्मफुल है उसे धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए, और जैसे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है, जैसे हम ट्रीज़ को करते हैं और ट्रीज़ को ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें
करनी चाहिए। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।